हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, जो हमारा हरियाणा जीके का जो टॉपिक है उसके अंदर हम आज जो है हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसके क्लाइमेट से रिलेटेड, उसकी सॉइल से रिलेटेड बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, यानी कि अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए, जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो हरियाणा की क्या है गाइस। तो सबसे पहले जैसे ये आपको मैप नज़र आ रहा है, जैसे ये रेड किया हुआ है जो मैंने, ये शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं गाइस। जो ये रेड है यानी जिसमें पंचकुला आता है, अंबाला का कुछ, अंबाला जिला और यमुनानगर, ये जो है शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। और इनके नीचे ही ये जो एक पट्टी सी बना रखी है मैंने, जो ये वाली जो पट्टी है, ये जो है ये क्या है, ये गिरिपादीय पर्वत श्रेणियां हैं गाइस। इससे क्या, जैसे ये हिमालय है ऊपर, तो हिमालय से जो है नदियाँ निकलती हैं, और पर्वत हैं तो नदियाँ निकलती, हिमालय पर्वत है तो उसी की से ये पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं। अब ये नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ के एकदम ढलान हो जाता है इस एरिया में, तो यहाँ पे जो है उनका पानी भी इकट्ठा हो जाता है और वो फिर मैदानी इलाकों में जाते हैं, एकदम ढलान पड़ता है। तो ये जो है गिरिपादीय, यानी कि गिरी क्या होता है, पर्वत होता है, पाद यानी कि पैर होते हैं, तो बिल्कुल उसके उनके पर्वतों के बिल्कुल नीचे होती है ये, तो इनको बोलते हैं गिरिपादीय पर्वत श्रेणियाँ। अब अगर हम आगे बात करें, जैसे गाइस ये अगर जो है ये करें, ये यमुना नदी है, आपको पता है कि यमुनानगर से जो है यमुना नदी निकलती है, तो ये यमुना नदी है, तो इसके जो पास का एरिया है, यानी कि जिसमें यमुनानगर आ गया, आपका करनाल आ गया, पानीपत है, सोनीपत है, फिर आगे जो है आपका फरीदाबाद है और पलवल है, जो एरिया है, यहाँ पे जो है ये पानी की वजह से, यानी जिसको कहते हैं गाद वगैरह ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, तो उसको बोला जाता है बाढ़ का मैदान। यानी कि ये नज़दीक है, पूरा एरिया कवर नहीं करता करनाल पानीपत का, लेकिन ये जो इसके नज़दीक नज़दीक जो ज़िले हैं, तो ये क्या है, ये बाढ़ का मैदान है, इसको बाढ़ का मैदान बोला जाता है। इसी तरह से इधर घग्गर नदी भी आती है, तो घग्गर नदी और मारकंडा नदी आती है, तो यहाँ पे जो है घग्गर है और मारकंडा का जो एरिया है, फिर इधर जो है आपका यहाँ भी फतेहाबाद में से भी गुजरती है, फिर यहाँ से जो है सिरसा में से भी गुजरती है, तो ये जो है ये सभी क्या है, ये बाढ़ के मैदान है। इधर यमुना की तरफ और उधर जो है घग्गर और मारकंडा की तरफ से ये जो है क्या है, बाढ़ के मैदान है। अब जो ये बाढ़ के मैदान के घग्गर और मारकंडा नदी के जो बाढ़ के मैदान है, उनको नेली या बेट बोला जाता है, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है सिरसा के अंदर ही, यहाँ पे जो है जैसे हमने भी सिरसा जिले में भी बात की थी, अनकाई दलदल है गाइस। यहाँ पे क्या होता है, जब ये सिरसा से जो है पंजाब की साइड मुड़ती है, तो एकदम जो जिसको कहते हैं ना खड़ा ढलान जिससे आ जाता है, तो एकदम जब गिरती है वहाँ पे जो स्मूथ वे से ढलान आता है तो आ रही होती है, लेकिन एकदम से यहाँ पे खड़ा ढलान है जिससे पानी इकट्ठा हो जाता है और एक वजह से एक किस्म से कहें कि दलदल बन जाती है, तो इसको बोला जाता है, यहाँ पे है वो सिरसा में, तो इसको बोला जाता है अनकाई दलदल। अब इनकी बात करते गाइस, ये एरिया जो है सिरसा का, जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये जो राजस्थान है उससे लगता है। और राजस्थान से क्या है, राजस्थान में क्या होता है, रेत होता है, तो बालू जो आता है यहाँ पे, तो बालू के जो टीले से बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बालू के टीबे युक्त मैदान। जो राजस्थान के नज़दीक लगता है उस एरिया तक ये पहुँच जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, बात करें, तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है क्या है, बालू के टीबे, यानी यहाँ पे जो राजस्थान से मिलता है, राजस्थान से लगता है, तो सारा जो है रेत वगैरह यहाँ आ जाता है। और वैसे ही तो इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हो जाते हैं, जैसे हिसार है, भिवानी का, ये जो नज़दीक है, वो चरखी दादरी, इस टाइप से जो है महेंद्रगढ़ तो 3 साइड से लगा हुआ है, तो 3 साइड से ये जो है राजस्थान से गिरा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे ही महेंद्रगढ़ के नारनौल में ही और रेवाड़ी के इस हिस्से में ही क्या है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं गाइस। अब अरावली पर्वत श्रेणियाँ, इधर से पर्वत भी हैं। अब इसको समझने लायक है क्योंकि यहाँ पे तरंगित बालू मैदान लिखा मैंने। अब यहाँ पे जो है अरावली पर्वत श्रेणियाँ भी हैं और ये राजस्थान से लगता भी है, यानी यहाँ पे मिश्रण किसका हो जाता है, बालू का भी और जो है रेत वगैरह, जो पर्वत है तो पर्वत से निकलने वाला कंकर मिट्टी है उसका भी। तो इस मैदान को बोलते हैं तरंगित बालू मैदान। यहाँ पे तरंगित बालू मैदान भी है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ये जो है गाइस, अब बात करें, ये जो बीच का रह गया हमारा, इसको जलोढ़ मैदान बोला जाता है। और इसमें भी हम भूमि में तो आगे इसके भी 2 पार्ट करेंगे, लेकिन ये सारा हमारा क्या है, जलोढ़ मैदान है। इसको बांगर बोला जाता है और ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा पार्ट में जो है हरियाणा में यही जलोढ़ मैदान है और ये सबसे उपजाऊ भी है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसकी लोकेशन क्या क्या है, कैसे हैं ये। अब इसकी जो है थ्योरी की बात करते हैं गाइस, तो ये मैं एक बार जरा सा फिर से बता देती हूँ। ऊपर शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, ये बाढ़ का मैदान है घग्गर और मारकंडा नदी का, और इसको नेलिया बेट बोला जाता है। ये इसके नीचे जो है शिवालिक, गाइस ये मैप के साथ देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि कौन कौन से ज़िलों में ये पड़ता है। फिर नीचे जो है हमारा गिरी क्या होता है, पर्वत, और पाद ये यानी कि पैर, तो पर्वत के पैरों में ये जो है कुछ मीटर तक जो है एक सीधी लाइन सी में बनी होती है, तो इसको बोलते हैं गिरिपादीय पर्वत श्रेणियाँ। फिर जो यमुना नदी और जो है ये जो घग्गर और मारकंडा नदी का जो एरिया है नज़दीक नज़दीक लगता है, इसको बोला जाता है बाढ़ का मैदान, और ये बीच में जो है आपका जलोढ़ मैदान। अब जो है नेक्स्ट बात करें हम, तो नीचे मैंने बताया कि इधर ये जो है राजस्थान से मिलता जुलता है, तो इसको बोलते हैं राजस्थान के लगता है तो बालू के टिब्बे हैं, और नीचे जो है अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, इसी में जो है मिक्सचर हो जाता है क्योंकि उधर से बालू भी आता है उड़ के, और जो है अरावली पर्वत श्रेणियां हैं तो वहाँ की जो है थोड़ा सा जो ज़मीन है वो अलग टाइप की हो जाती है, बिल्कुल बालू भी नहीं है और कंकर वगैरह हैं पर्वतों के कारण, तो तरंगित बालू मैदान हो गया वहाँ पे। तो आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं इसकी थ्योरी से रिलेटेड बात करते हैं गाइस। शिवालिक पर्वत श्रृंखला है गाइस, शिवालिक पर्वत श्रृंखला 600 मीटर से 2300 मीटर है। ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है गाइस। और ये जो है शिवालिक पर्वत श्रेणियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उच्च शिवालिक श्रेणियाँ जो 600 मीटर से ज़्यादा है और निम्न शिवालिक श्रेणियाँ जो 600 मीटर से कम है। आगे मोरनी की पहाड़ियाँ हैं यहीं पे, जो पंचकुला में सबसे ऊंची चोटी है क्रोह, जिसकी जो है लंबाई जो ऊंचाई जो है 1514 मीटर है, 1514 मीटर है। अब आगे बात करते हैं गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान जो है इनको घर भी बोला जाता है। गिरी जो पाद मैदान में नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को चो कहा जाता है। तो एकदम से जब नदी नीचे आती है तो वहाँ गड्ढे जो बने होते हैं उनमें पानी भर जाता है, उन गड्ढों को क्या बोला जाता है, चो बोला जाता है। आगे है जलोढ़ मैदान, सबसे विस्तृत भाग है यानी सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है जलोढ़ मैदान, 220 मीटर से 280 मीटर है। सबसे उपजाऊ भाग है जलोढ़ मैदान को बांगर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या बोला जाता है, तो बांगर बोला जाता है। आगे बात करते हैं बाढ़ का मैदान। यमुना व सहायक नदियों, घग्गर व सहायक नदियों से बनता है। तो मैंने दोनों साइड आपको बताया, इधर यमुना नदी से बनता है, उधर घग्गर और मारकंडा नदी से बनता है, तो इसको बाढ़ का मैदान बोला जाता है। घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को नेली बोला जाता है और मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान को बेट बोला जाता है। अब आगे है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान क्या है गाइस, जो राजस्थान से मिलता जुलता है। तो पश्चिम से दक्षिण में, ये पश्चिम से दक्षिण में है, यानी आपने देखा मैप के अंदर, तो अगर हमारा जो है ये एरिया जो था जो यानी राजस्थान से मिलता जुलता है, तो यहाँ से लेके इधर तक जो चल रहा है ये क्या है, बालू के टिब्बे युक्त मैदान है और ये पश्चिम से दक्षिण में है। ये कम उपजाऊ है, टीलों के बीच का स्थान जिसमें पानी भर जाता है उसको ताल, बावड़ी और ठूंठ बोला जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा इसकी, जो है वहाँ गिरिपादीय मैदान में जो गड्ढे हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको चो बोला जाता है। और बालू के टिब्बे में है, इनमें पानी भर जाता है, इनको ताल, बावड़ी और ठूंठ बोला जाता है। तो ये याद रखने हैं आपको। आगे है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र जो है यानी कि नारनौल में जो है ढोसी की पहाड़ियाँ, कुलजातपुर जगह जो गांव है उसमें, तो अवशिष्ट हैं वो किस चीज़ के है, जो पहले पहाड़ वगैरह बने थे उनका जो है वो जो उनका अवशेष है वो है 225 मीटर से 500 मीटर तक की इनकी लंबाई है, ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी जो है ढोसी की पहाड़ी है और कुलजातपुर गांव में है, ये 652 मीटर है इसकी। आगे है तरंगित बालू मैदान। ये जो है इसमें एक तो अरावली पर्वत आ जाता है, फिर रेत भी है, इसलिए इसको तरंगित बालू मैदान बोला जाता है। यानी अरावली पर्वत यानी कि जो पर्वतों का जो कंकर मिट्टी है वो है इसके अंदर, और फिर बालू भी जुड़ जाता है तो रेत वगैरह है, तो इसको बोलते हैं तरंगित बालू मैदान। अनकाई दलदल है वो सिरसा जिले में है, हरियाणा का सबसे निचला भाग है ये, यानी समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो ये जो है समुद्र तल से सबसे कम है, 200 मीटर है। हरियाणा का दक्षिणी देशांतर 27.39 है और हरियाणा का उत्तरी अक्षांश जो है 30.55 है। पश्चिमी देशांतर जो है 74.28 है और पूर्वी देशांतर जो है 77.36 है। तो ये याद रखने हैं आपको, इसका ऊपर से कितना है नीचे से कितना है, इस टाइप से।
अगर हम जो है अब जलवायु की बात करें गाइस कि यहाँ की जलवायु कैसी है, हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो हरियाणा भारत का भू आवेष्टित को इंग्लिश में बोला जाता है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कैसे है ये गाइस, ये जो है बिल्कुल बंद है, ना तो इससे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ना ये समुद्र के नज़दीक है। तो ऐसी जगह जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद हो, ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसका जो है कोई बाउंड्री लगती है, ना ही ये किसी समुद्र से इसकी बाउंड्री लगती है, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड। हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र उपोष्ण या शुष्क शीत ऋतु जलवायु को बोला जाता है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु बैश बोला जाता है इसको। तो ये इस तरह की 2 जो है टाइप की जलवायु मिलती है। शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में आर्द्र उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उसमें तो मिलती है आर्द्र उपोष्ण, और दूसरे अन्य जगह पर उपोष्ण स्टेपी जो है जलवायु पाई जाती है। हरियाणा में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून से शुरू होती है, मार्च से जून तक है ये, और जो औसत जो तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। मई जून के महीने में दिन का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हिसार का जो है 40 डिग्री सेल्सियस रहता है और सर्वाधिक गर्म होता है ये। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में लू नामक गर्म हवाएं व शुष्क हवाएं चलती हैं। तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में क्या चलती है, लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। आगे शीत ऋतु की अगर हम बात करें गाइस, तो मध्य सितंबर मध्य सितंबर से शुरू होती है, मार्च तक चलती है। औसत तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दिसंबर जनवरी में तापमान जो है 3 डिग्री से 4 डिग्री तक भी गिर जाता है। और हिसार का तापमान जो है 13.6 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। यानी ये सबसे ठंडा और सबसे गर्म जो है हरियाणा के जिलों में यही माना जाता है। अब जो है वर्षा ऋतु की बात करें हम, तो वर्षा ऋतु न्यूनतम वर्षा वाला राज्य है। तो ये जुलाई से प्रारंभ होकर मध्य सितंबर तक चलती है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर है। हरियाणा में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है गाइस कि हरियाणा में जो बारिश होती है वो कौन सी हवा से, कौन सी वायु मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। राज्य के उत्तरी भाग में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। हवा का कटाव गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है। तो हवा से जो कटाव बनता है वो गुरुग्राम और जो है हिसार की मिट्टी को जो है वो वहाँ ज़्यादा वायु से कटाव होता है ज़मीन में। आगे गाइस जो करते हैं वो है हरियाणा की मिट्टी है, ये भी इससे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है गाइस। तो हरियाणा की मिट्टी की टाइप करनी है आज हमें, तो कौन कौन सी होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा जो शिवालिक की पहाड़ियाँ होती हैं, पिछले मैप में हमने देखा कि इसमें पंचकुला में, अम्बाला में और जो है यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो उसको हम बोलेंगे पर्वतीय मिट्टी, यानी वहाँ पर्वत है तो क्या है वो पर्वतीय मिट्टी है। और जो है जैसे एक बार पूरे मैप को देख लेते हैं हम, तो ये जो है ऊपर जो है पर्वतीय मिट्टी है गाइस। और आपको पता है कि ये जो है ये किसका एरिया है, ये राजस्थान से है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे रेगिस्तानी मिट्टी है। और फिर जो है यहाँ पे आपका जो है ये जो एरिया है ये बाढ़ के मैदान थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कौन सी मिट्टी होती है, भारी दोमट मिट्टी होती है। यहाँ पे जो है भारी दोमट मिट्टी होती है गाइस। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे आपने इनके और भी नाम सुने होंगे, बुक्स वगैरह में पढ़े होंगे, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी, वो क्या है गाइस। तो देखो रेत क्या होता है गाइस, रेत जो है वो हल्का होता है। आपको पता है रेत क्या होता है, हल्का होता है। तो ये जो रेतीली जहाँ ज़मीन है इसकी मिट्टी कैसी होगी, बिल्कुल हल्की होगी, क्योंकि रेत तो बिल्कुल हवा से उड़ जाता है। तो यहाँ की जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसी को क्या बोला जाता है, वही जो है वो अत्यंत हल्की है, यानी वो सबसे हल्की है। और जो पर्वतों की मिट्टी है जिसमें कंकर, बजरी ये सब होता है, तो ये क्या है आपकी,
ये जो है सबसे भारी है, यानी अगर आप इसको याद रखें अत्यंत भारी मिट्टी है, और रेगिस्तान वाली क्या है, अत्यंत हल्की मिट्टी है। अब अगर हम इसकी बात करें, जो यहाँ पे है ये बाढ़ का मैदान है, ये इसके नज़दीक ये है, तो यहाँ ये सामान्य भारी मिट्टी है, यहाँ पे ये जो है सामान्य भारी मिट्टी है। और जो है ये जो आपका बीच में बलुई दोमट है, यानी ये जो है ये जो एरिया है यानी कि अगर इसके हमने पीसीस किए, जैसे ऊपर हमने क्या कहा कि पर्वतीय मिट्टी है, इधर जो है रेगिस्तानी मिट्टी है। अब रेत आपको पता है कि हवा के साथ एकदम से उड़ जाता है, तो ये सबसे हल्की मिट्टी है। ऊपर से जो है ये पर्वतीय मिट्टी है, यानी कि ये भारी, इसमें कंकर बजरी ये सब है, तो ये जो है अत्यंत भारी मिट्टी है। अब ये जो यमुना का जो मैदान आता है, यहाँ पे जो यमुना की नदी बहती है, इसको हम कहते हैं भारी दोमट मिट्टी, या ये जो है क्या है, सामान्य भारी मिट्टी है ये, क्योंकि इसके नज़दीक ये पड़ता है, तो आप ये अत्यंत भारी और ये जो है सामान्य भारी। अब यहाँ पे जो ये एरिया है, यानी इसमें कुछ जो ये एरिया है, इसकी बात की जाए, ये जो एरिया है इसमें से कुछ रेत तो उड़ के इधर भी जाता होगा, तो ये जो है, और इसका कुछ पार्ट इसमें मिल जाता होगा, यानी ये जो बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है जो खाली है, इसमें क्या है, ये क्या कौन सी है, ये बलुई दोमट मिट्टी है। बलुई देखो इसके नाम से ध्यान कीजिए आप, बलुई यानी कि बालू भी है और दोमट भी है। तो गाइस जो ये नदियाँ जो कंकर मिट्टी बहा के लेके आती हैं, तो इसको ये नीचे की तरफ आती है नदियाँ, तो इस एरिया को जो है बोलते हैं भूरी शुष्क मिट्टी। ये जो है एरिया जो मैंने ग्रीनरी में दिखाया आपको, ये जो है भूरी शुष्क मिट्टी है। और फिर जो है ये वो एरिया है जिसमें जो है पानी की जितनी ज़रूरत होती है उतनी, क्योंकि नदियों का सारा बहाव यहाँ पे है, तो ये जो है वो है, यहाँ पे देखो बिल्कुल कीचड़ हो जाता है, क्योंकि नदियों का यहाँ नज़दीक बहती है तो यहाँ तो कीचड़ है, लेकिन यहाँ पे जो है उतना ही पानी है, जो ग्रीनरी दिखाई है मैंने, उतना ही पानी की ज़रूरत होती है जितना होना चाहिए, ना कम है ना ज़्यादा है। तो सबसे उपजाऊ ये ज़मीन होती है। अब ये है कि जो ये बलुई दोमट मिट्टी है, इसके यहाँ पे क्या है कि कुछ मिट्टी तो इस जैसी होती है, कुछ ये बालू मिल जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम बलुई दोमट मिट्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें फसलें तो होती हैं, या फिर जो है यहाँ पे क्या होता है कि पानी की कमी होती है, यानी अगर पानी जो है भरपूर मात्रा में मिल जाए, या तो बारिश हो जाए, या फिर जो है यहाँ पे कहें कि हम नहरों से या किसी तरीके से पानी पहुंच जाता है, तो यहाँ पे जो है पैदावार अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके की बात की जाए, तो वो यहाँ पे जो है जो भूरी शुष्क मिट्टी है यहाँ पे होती है। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, ऊपर क्या है, पर्वतीय मिट्टी है जहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो ये नदियाँ जो बहती हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल गाद वगैरह हो जाती है, इसको बोलते हैं भारी दोमट मिट्टी। और यहाँ पे जो है अब इससे थोड़ा सा एरिया अंदर जाते हैं, तो ये ऊपर से नदियाँ आती हैं। अब नदियाँ अपने साथ लवणता जो खनिज वगैरह लेके आती हैं, तो वो यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल गाद मची हुई है, यानी बहुत ज़्यादा पानी और गाद है यहाँ पे। तो यहाँ जो है ये जो है उपजाऊ एरिया बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना पानी चाहिए उतना पानी अवेलेबल है। और यहाँ जो इस एरिया है बलुई दोमट मिट्टी के अंदर, इसके अंदर क्या है कि कुछ भाग तो यहाँ से है और कुछ भाग जो है बालू का मिल जाता है, इधर से आ जाता है, तो इसको बोलते हैं बलुई दोमट मिट्टी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे पैदावार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पैदावार यहाँ, क्योंकि नदियाँ जो बहा के लाती हैं, खनिज वगैरह जो लेके आती है, वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है प्रचुर मात्रा में पानी है, जितनी की फसलों की ज़रूरत होती है। अब एक्सेसिव होता है तो इधर आता है, यानी जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए, या नदियों से किसी तरह से, नहरों से किसी तरह से भेजा जाए, बारिश हो जाए, तो इस एरिया में जो बलुई दोमट मिट्टी है, इसमें भी जो है क्या हो जाता है, फसलें अच्छी हो जाती है। ये रेगिस्तान से मिलता जुलता, यानी राजस्थान से है बिल्कुल नज़दीक, तो यहाँ पैदावार सबसे कम होगी। तो यहाँ जो है भूरी शुष्क मिट्टी में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, और रेगिस्तान का जो इलाका है इसमें जो है सबसे कम पैदावार होती है। अब गाइस आपने ऐसे नाम सुने होंगे, जैसे मैंने ये तो बता दिया, अब नाम आपने ऐसे सुने होंगे जैसे कि हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, सामान्य मिट्टी, वो कैसे है। तो देखो रेत उड़ता है तो वो क्या है, वो बिल्कुल हल्का ही होता है, तो ये तो अत्यंत जो है हल्की हो गई। अब जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, कंकर है, बजरी है, तो वो भारी हो गई, तो ये अत्यंत हल्की, ये अत्यंत भारी। अब बात करते हैं कि ये इसके नज़दीक ये पड़ती है बलुई दोमट, यानी कुछ पोर्शन तो इसमें बालू का भी मिला होता, तो ये सामान्य हल्की मिट्टी होती है। अब इसमें जो है कुछ तो ये इधर अगर हम बात करें, नदियाँ आती हैं, तो कुछ तो इसमें दोमट मिट्टी है,
पर्वत ये मिट्टी है, कंकर बजरी ये सब आता है साथ में, तो इसको बोलते हैं सामान्य भारी मिट्टी। अब ये दो हो गई, अब ये बीच की बच गई, तो ये क्या है, ये जो है सामान्य है, ये भूरी शुष्क मिट्टी, ये मध्यम कह लीजिए आप इसको, ये मध्यम जो है मिट्टी है। तो यानी कुछ पोर्शन इसका है, दोनों के बीच में है, तो ये जो है सबसे जो है क्या है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, और रेगिस्तान की भूमि जो है सबसे कम उपजाऊ है। अब और देखते हैं गाइस, अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने ये डॉट आपको जो नज़र आ रहा है, ये इस तरह का एरिया, यानी कुछ मैंने इसमें रोहतक का लिया है हिस्सा, कुछ भिवानी का लिया है, और कुछ जो है हिसार का लिया है। ये कौन सी भूमि है गाइस, ये लवणता से ग्रसित जो है मिट्टी है, ये लवणता से ग्रसित, यानी यहाँ पे लवणता ज़्यादा है, तो ये लवणता से ग्रसित मिट्टी है। अब जो बीच बीच में ये कैथल में भी आती है लवणता से ग्रसित मिट्टी, और जो है ये जो है सोनीपत में भी थी। इधर से जो है ये यही जो लवणता से ग्रसित मिट्टी है, ये जैसे झज्जर में है, रेवाड़ी में भी, गुड़गांव में, इसको रोसली बोला जाता था, इस मिट्टी को स्पेशली रोसली बोलते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी है, अब इनका जो मिक्सचर है, जहाँ पे गिरिपादिये वगैरह हैं, ये यमुनानगर के अंदर ही कह लीजिए, यहाँ पे जो है मिट्टी, ये इसको जो है डाक्कर मिट्टी बोला जाता है। और जो यमुनानगर में है, यानी यमुनानगर के अंदर जो मिट्टी है, इसको लाल चेस्टनट मिट्टी बोला जाता है। तो ये जो है इस तरह से है, आप मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा गाइज। लाल चेस्टनट मिट्टी तो यमुनानगर में है, और लाल रंग मिट्टी का कहाँ है, वो वहाँ है सिरसा के अंदर। यानी अगर लाल रंग की मिट्टी कहाँ है, वो सिरसा में है, और लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ है, वो यमुनानगर में है। जैसे ये बाढ़ का मैदान जो है फरीदाबाद और यमुनानगर, क्योंकि पलवल में जाती है गाइज, तो पलवल से होके फिर ये आगे चली जाती है, हसनपुर से जो है यूपी की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ तक वही बाढ़ के मैदान है यहाँ पे भी। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं गाइज, आपने जो सुना होगा भूमि कटाव होता है, भूमि अपर्दन होता है, तो उसकी और बात कर लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी की तरफ चलेंगे। तो गाइज जैसे यहाँ पे क्या है कि भूमि अपर्दन क्या होता है, पहले तो ये बात करते हैं, जैसे भूमि का कटाव हो जाना, यानी जमीन का या तो हवा से उड़ जाना या पानी से कट जाना। और ऐसा कब होता है, जब पेड़ पौधे ज़्यादा काटे जाते हैं, तो वो जो पेड़ पकड़े हुए होते हैं किस्म से भूमि को, वो पेड़ ही कट गए, उनकी जड़ें जो है निकल गई हैं, तो फिर जो है वो भूमि की ऊपरी परत उड़ जाती है हवा से, या फिर जो है वो भूमि पानी के बहाव में वो कट जाती है, तो उसको बोलते हैं जो है भूमि अपर्दन या भूमि कटाव। तो यहाँ पे जो है ये इधर का जो एरिया है, यानी दक्षिणी पश्चिमी जो एरिया है हमारा, इसमें होता है वायु अपर्दन, यानी यहाँ से हवा से रेत उड़ जाता है एकदम से, तो रेत तो आसानी से उड़ जाता है, पेड़ ही नहीं है तो वो और भी आसानी से उड़ेगा। तो यहाँ पे होता है दक्षिणी पश्चिमी एरिया में क्या होता है अपने यहाँ पे, तो वायु अपर्दन होता है। और अगर हम ऊपर की बात करें यहाँ पे, जो क्योंकि नदियाँ बहा के लेके जाती हैं, सारी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर पूर्व में जो है जल अपर्दन होता है, भूमि का कटाव होता है जल अपर्दन के द्वारा, यानी जल अपर्दन यहाँ होता है वायु के द्वारा। कहाँ होता है, वो दक्षिण पश्चिम में होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं गाइस। पर्वतीय मिट्टी है, यानी जो आपने शिवालिक की पहाड़ियों में देखी, उसको चट्टानी मिट्टी भी बोला जाता है, गिरिपादीय मिट्टी बोला जाता है, वनीय मृदा भी बोला जाता है। वनीय मृदा इसलिए बोला जाता है, आपको पता है गाइस कि पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है, और जो है पंचकुला के अंदर ही जो है पर्वत श्रेणियां हैं, तो शिवालिक की श्रेणियां हैं, तो इसलिए वनीय मृदा भी बोला जाता है उसको। गिरिपादीय मैदान को कालका और नारायणगढ़ में घर कहा जाता है, और जगाधरी में इसको कहते हैं कंधी। तो ये जो है मतलब पर्वतीय मिट्टी को ही क्या बोला जाता है, गिरिपादीय मैदान को कालका और नारायणगढ़ में क्या बोलते हैं, घर, और जगाधरी में क्या बोलते हैं, कंधी कहा जाता है। यहाँ मक्के की फसल सबसे अच्छी होती है। आपको पता है कि पंचकुला में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मक्का अगर कहीं होता है तो वो पंचकुला में होता है। आगे बात करते हैं भारी दोमट मिट्टी। भारी दोमट मिट्टी क्या होती है, जिसके अंदर जो है आपका जो ये कहें कि सिल्ट और चीका होता है, और गन्ने की फसल यहाँ ज़्यादा होती है। अगर जो है बलुई दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें बालू का और जो है किसका मिश्रण होता है, बालू का, और उधर से दोमट मिट्टी आ जाती है तो बालू का मिश्रण होता है। आगे भूरी शुष्क मिट्टी सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है, ये पीले जो हल्के पीले रंग की होती है। भारी शुष्क मिट्टी जो है ये किसकी होती है, हल्के पीले रंग की होती है। और जो है बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम ये कहें कि सबसे उपजाऊ कौन सी है गाइस, तो सबसे उपजाऊ है भूरी शुष्क मिट्टी,
और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है हरियाणा में, तो बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर में इसे रोसली कहा जाता है, बलुई दोमट मिट्टी को। रेगिस्तानी मिट्टी जो है सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है, इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। आगे है लवणता से ग्रसित मिट्टी। लवणता से ग्रसित मिट्टी लगभग 32% जो है, ये जो एरिया जो मैंने दिखाया था आपको रोहतक का और जो है हिसार का, ये जो एरिया मैंने भिवानी का दिखाया था, ये लवणता से ग्रसित है। लगभग 32% जो है वो भूमि जो है लवणता से ग्रसित है। और सरकार ने इसकी लवणता को ख़त्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। 1994 में सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था नीदरलैंड की सहायता से। इसको इंडो डच प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। और वो इसलिए था कि जो भूमि का जो लवणता है उसको ख़त्म किया जा सके। तो जहाँ ये सबसे ज़्यादा थी वहाँ तक तो अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में थी, जैसे सोनीपत में थी, गोहाना में थी, 1253 हेक्टेयर में थी। इसकी लवण जो भूमि थी वो लवणता से ग्रसित थी, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको ठीक कर दिया ये कहेंगे आप। और कलायत और कैथल में थी 1153, जैसे मैंने मैप में सोनीपत का एरिया दिखाया था कि वहाँ पे भी लवणता से ग्रसित थी। और जो है सोनीपत में और कैथल में दोनों जगह दिखाया था, तो वो तो उनकी लवणता तो ख़त्म कर दी है, यानी उस मिट्टी को तो सुधार दिया है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो 32% थी वो अभी तक यूँ की यूँ है। तो यानी इस प्रोजेक्ट के तहत 2406 हेक्टेयर भूमि की लवणता को ख़त्म किया जा सका है। लवणता की जो मिट्टी है इसको रे बोला जाता है, जो नॉर्मल बोलचाल है, लोकल बोलचाल है, या कालर बोला जाता है, यानी जिसमें कुछ होता नहीं है, पैदावार नहीं होती है, उसको बोलते हैं। आगे है जगाधरी में जो मिट्टी पाई जाती है उसे डाकर मिट्टी कहते हैं, यानी ऊपर मैंने बताया था यमुनानगर से आती हुई जो मिट्टी जगाधरी में पाई जाती है उसको डाकर कहा जाता है। इसमें लोह की मात्रा अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस कि लोह की मात्रा कौन सी भूमि में ज़्यादा होती है, तो डाकर में होती है, और वो कहाँ होती है, जगाधरी में। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। और सिरसा जिले की मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। वायु अपर्दन से 15 लाख हेक्टेयर भूमि ग्रसित है। और वायु अपर्दन से कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी भाग में। और जल अपर्दन से 2.76 लाख जो है वो भूमि ग्रसित है, और वो उत्तर पूर्व में है। ये मैंने मैप में बता दिया था, आप उसको देख लेना। अपर्दन ग्रसित भूमि को रेंगती हुई मृत्यु या निर्दय शत्रु भी बोला जाता है। आगे है हरियाणा में बाढ़ से बनने वाली नवीन मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो जो बाढ़ से जो बनते हैं, देखो जो जलोढ़ के मैदान है, वो जलोढ़ के मैदान बीच में, उसको बांगर बोला जाता है। और जो बाढ़ से जो नवीन मिट्टी आती है उसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। तो गाइस ये आज का आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया। जलवायु से, भौगोलिक स्थिति से और मिट्टी से रिलेटेड था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।